तो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर को हम वन शॉट में कवर करने वाले होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को ज़्यादा लेंथी मत समझना कि मतलब ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा हो गया है इस वजह से। तो मेरा मतलब इस चैप्टर में बेसिकली यही रहेगा कि ये चैप्टर आपको एक रिवीजन प्रोवाइड करवाए। इसका कोई पर्पज़ ये नहीं रहेगा कि आप पहली बार पढ़ने आए हो तो ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, फिर भी चीज़ों के बारे में डेप्थ तक नहीं घुसेंगे, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर से चीज़ों को निकालेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चैप्टर को कैसे कवर कर सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज के चैप्टर में, आज के पिटारे में क्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए वन शॉट जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और आगे इसमें लिखा भी है 100% मार्क्स का वादा। तो मार्क्स को टारगेट करते हुए चैप्टर प्रोवाइड करवाया गया है आप लोगों के लिए। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है बेसिकली, लाइट क्या है, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक सिंपल सी बात, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, हम प्रकाश बता क्यों रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के, मैंने ये कहा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं हम। तो क्या एग्जाम में प्रकाश क्या है ये भी परिभाषा आएगी? नहीं, हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, प्रकाश बेसिकली इसमें पूरे में क्या क्या चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करने से पहले हमें वो सारी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी जो कि इस चैप्टर को, जो कि आगे एग्जाम में देने के लिए हैं लायक चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हमें समझ में आ सकें। तो बेसिकली यहाँ पर ये परिभाषा बेसिकली यही कहना चाह रही है कि हमें आगे की चीज़ें जो आने वाली हैं वो हमें समझ में आ सकें। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश मैंने बात करी है पहले भी कि प्रकाश एक एनर्जी है जो कि क्या करती है, हमें किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए या किसी भी चीज़ को देखने के लिए, वस्तुओं को देखने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारी आंखों में जाती है और जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो एनर्जी, लाइट क्या है, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारे आंखों में जाकर के चीज़ों को देखने की शक्ति प्रदान करती है। और हाँ, तो लाइट की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसा कि हमने इसमें रखा है कि लाइट एक EM वेव है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। लाइट एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब आगे इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हम थोड़ा बाद में करेंगे, जब भी आप और हम क्या, अगर आप 12th में जाएंगे तब इसका पूरा ही चिट्ठा खुल के आएगा कि लाइट है क्या पूरा। बेसिकली हम ये कहें कि लाइट किस तरीके से बनी होती है, वो सारी की सारी बातें जो है वो अब क्लास 12th में जाकर के सीखेंगे। अभी कक्षा 10 के लिए तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है, लाइट एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपगेशन से मिलकर बनी होती है। जहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेट करती है और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेट करती है, वहाँ पर एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा होती है लाइट। ठीक है, तो मेरा मोटा मोटा मतलब यही है कि लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वेव है तो उसकी एक एनर्जी होगी, तो इसकी ये एक एनर्जी लेकर के चलती है जिसके माध्यम से हम चीज़ों की जान पाते हैं कि हाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, ये नहीं है या फिर। तो हमने आगे भी बात करी है कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है ये, हाँ इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये निर्वात में भी चल सकती है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये क्या है, वैक्यूम में जितनी मैकेनिकल वेव हैं जो क्लास 9th में पढ़ रखी होंगी आपने, वो सारी की सारी जितनी मैकेनिकल वेव हैं वो सारी की सारी किसी न किसी मीडियम के माध्यम से ही चल सकती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर हम यूँ कहें कि अगर एक पानी में द्वारा पर कोई वेव बनाई जा रही है, अगर पानी के अगर कोई शांत जला उसके ऊपर अगर आप कंकड़ डाला तो एक वेव प्रोपगेट होती हुई आपको नजर जाती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि आप किसी भी शांत जल में एक कंकड़ डालें तो कंकड़ डालने पर तुम्हें क्या प्रतीत होता है, वहाँ पर जहाँ पर एक कंकड़ डालते वहाँ पर एक पानी की बूंद से ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। उस ऑसिलेशन के कारण वही प्रोपगेशन थोड़ा आगे की तरफ मूव होता हुआ चला जाता है, जिससे कि वेव बन जाती, तरंगें बन जाती हैं आसपास में रिंग टाइप की। तो वो क्या होती है, एक वेव होती है जिसको एक, अब तुम ये शांत करो, तुम अजम्पशन लीजिए कि अगर पानी ना हो तो क्या वो वेव्स बन सकती हैं? नहीं बन सकती ना। अगर तुम अपने एक आंगन में अपना कंकड़ डाला, क्या वो वहाँ पर ऐसा वेव बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो बेसिकली हमें वेव बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हमें एक पानी जैसे हम कह सकते हैं एक पानी की रिक्वायरमेंट है, तभी वेव बनेगी। तो किसी भी वेव को बनाने के लिए हमें उसके मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाने के लिए उसके मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये बेसिकली निर्वात में भी अपनी वेव्स को बना सकती है, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चलती हैं। तो इस वजह से ये जो है कोई मैकेनिकल वेव ना होकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, एक अलग प्रकार की वेव्स होती हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब देख लेते हैं लाइट। अगर हम समझ चुके हैं कि लाइट क्या है तो उसके बारे में अगर हम ये देख लें कि लाइट के हिसाब से वस्तुएँ कितने तरीके की होती हैं, लाइट के हिसाब से जो वस्तुएँ हैं वो कितने तरीके की होती हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो लाइट के हिसाब से जो वस्तुएं हैं, प्रदीप्त और अदीप्त। लाइट के हिसाब से वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहली बात, लाइट के हिसाब से वस्तुएं, आपने ढेर सारी वस्तुएं देख रखी होंगी चारों तरफ, तो वस्तुएं को दो लाइट के प्रॉपर्टी के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि वस्तुओं, वैसे तो आपने डिविजिबल काफ़ी वस्तुओं का देखा होगा, बड़ी वस्तुएं, छोटी वस्तुएं और भी सारी वस्तुएं। कोई ऐसी वस्तुएं होती है जो अपने हिसाब से घर में रखने वाली वस्तुएं, बाहर रखने वाली वस्तुएं, बहुत सारी की वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनको डिवाइड करने का तरीका कुछ और हो सकता है। लेकिन जब भी हम लाइट के परफेक्शन से देखेंगे तब लाइट के परफेक्शन से वस्तुएं सिर्फ
भागों में डिवाइड करी गई है, एक प्रदीप्त वस्तुएं और एक अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुओं की बात कर ले तो प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, हम इसमें बेसिकली हमने कहा है कि इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करने वाले हैं। तो तुम्हें अगर चीज़ें आ रही होंगी तभी तुम्हें समझ में आएगा, नहीं आ रही होंगी तो नहीं आएगा। तो हम क्या कह रहे थे, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो वे वस्तुएं जो स्वतः अपने प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जैसे कि मोमबत्ती अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती है ना। जैसे कि टेबल अगर किसी अंधेरे कमरे में रखी हुई है, क्या टेबल तुम्हें दिख सकती है, बिना लाइट के टेबल दिख सकती है, नहीं दिख सकती है। लेकिन मोमबत्ती अगर लाइट हो या ना हो, अगर उसको जला दिया तुमने, जलती हुई मोमबत्ती, फिर अगर आपके कमरे में बल्ब जल रहा हो या ना जल रहा हो, या फिर दूसरा कोई प्रकाशिक सोर्स हो या ना हो, फिर भी वो मोमबत्ती जलती हुई हमें दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से प्रकाश जनरेट कर रही है, वो प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, इस कारण से वो जलती हुई मोमबत्ती में दिखाई देती है। तो क्या समझे तुम, हम ये समझे कि लाइट के हिसाब से वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला नंबर, वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। और जो वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित ना होकर के प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश लेकर के अपने आप को शो ऑफ करती हैं, अपने आप को दिखाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मेरी बात समझ में आई होगी शायद। तो अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर इतनी बात अगर मेरी समझ में आई है तो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं आगे की तरफ क्या हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। इसमें थोड़ा पेन का दिक्कत है कि पेन क्यों नहीं चल रहा है, ये पेन का बड़ा दिक्कत आ रहा है इसमें बेसिकली। एक मिनट दे दीजिए मुझे, नहीं हो रहा है ये कुछ। है ना, तो 1 मिनट मेरे को दे दीजिएगा तुम लोग, 1 मिनट दे दीजिएगा, बस हो गया। अभी मैं थोड़ा इसको सही कर रहा हूँ, तो शायद हो जाए चीज़ें सही। और इसको यहाँ से हटा के देख लेते हैं। मेरी ये स्लेट है और इस पर ही मैं लिखता हूँ और आगे दिखाई देता है। देख रहे हैं चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। हाँ हुआ तो, लेकिन ये बना क्यों नहीं, बन जाना चाहिए था। ओ बन गया। यही करने की कोशिश कर रहे थे हम, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बेसिकली हम इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे थे, हम इसमें रबड़ और ये सारी की सारी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो बन गया मेरा। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे हमारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं बेसिकली। और वही जो कुछ मैंने बताया है, वही सारी की सारी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। और वहाँ से आप ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा इसी वीडियो के। तो वहाँ से आप लोग इसी का जो है वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो हम बोल रहे हैं वही इसमें लिखा हुआ है, तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं और नॉलेज क्योर कर सकते हैं, नॉलेज ज्ञान मतलब नॉलेज ले सकते हैं। अब देखते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या है, ये भी हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाशिक माध्यम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम, जिसमें लाइट बेसिक मीडियम का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर हम किसी भी लाइट, प्रकाशिक माध्यम का मतलब क्या होता है, प्रकाश जिस माध्यम से चलता है ना, प्रकाश को चलने के लिए जिस मीडियम, बेसिकली हमने ये कहा था लाइट बिना मीडियम के भी चल सकती है। लेकिन अगर लाइट बिना मीडियम में चल रही है तो उसका प्रकाशिक माध्यम क्या होगा, मेरे बात। अगर लाइट किसी भी माध्यम में चल रही है, हवा में चल रही है तो प्रकाशिक माध्यम क्या होगा, हवा। लाइट अगर पानी में चल रही है तो लाइट का प्रकाशिक माध्यम क्या होगा, पानी। तो बेसिकली लाइट जिस वक्त जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है उसे हम उसी का प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो मेरी बात समझ में आई होगी, प्रकाशिक माध्यम कैसे कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम, लाइट जिस समय चल रही होती है ना, उस समय प्रकाश किस मीडियम में चल रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। मेरी बात शायद समझ में आ रही है, अगर नहीं समझ में आया तो स्किप कीजिए पीछे से और दोबारा फिर से सुनिए। और आगे हम इसके माध्यम से हम अब चीज़ों को 2-3 भागों में डिवाइड किया गया है। इस हिसाब से इसमें लिखा भी गया है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और इस हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा गया है। और तीन भाग कौन कौन से हैं इसके, ये देख लेते हैं हम। 3 भाग हैं। एक तो पारदर्शक किसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। बेसिकली हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी किसे कहते हैं, जैसे कि आपने ग्लास देखा होगा, मतलब कांच देखा होगा, कांच में लाइट आर पार चली जाती है। तो बेसिकली अगर पारदर्शक की बात करी जाए, पारदर्शक किसे कहते हैं, तो पारदर्शक वह मीडियम, लाइट का वह मीडियम जिससे लाइट आर पार निकल जाए उसे हम प्रकाश का, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक का मतलब क्या होता है, पारदर्शक मतलब पार निकल जाए। मेरी बात समझ रहे हो, पारदर्शक का मतलब क्या होता है, पार निकल जाए। तो लाइट जिस माध्यम से आर पार निकल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसा कि इसमें लिख रहा, मतलब दिख भी रहा होगा चित्रों के माध्यम से, मैंने इसमें कुछ दिखा भी दिए हैं। उसके बाद हमने अगला दिया गया है ट्रांसपेरेंट, मतलब बेसिकली पारभाषक। अंग्रेजी नहीं आ रही थी मेरे दिमाग में तो उस वजह से मैंने बोल दिया है। हाँ, तो
पारभाषक किसे कहते हैं? पारभाषक जब लाइट किसी भी एक मीडियम से आर पार पूर्णतः निकल जाए, 100% निकल जाए तो उसे पारदर्शक कहते हैं। जब लाइट 100% ना निकलते मतलब रुक जाए, मतलब बेसिकली जैसे कि आपने अपने अपने घर पर दीवार या पर मल्टीपल चीज़ें ऐसी देखी होंगी जिसमें लाइट आर पार ना निकलती हो। बेसिकली मैक्सिमम चीज़ जो दुनिया में बनी हुई है वो ऐसी हैं जिससे लाइट आर पार नहीं निकल पाती है। कुछ एक चीज़ें ही ऐसी हैं जिससे लाइट आर पार निकल जाती है, जैसे कि आपने ग्लास को देखा होगा, पानी को देखा होगा, और भी बहुत सारी भिन्न भिन्न तरीके की चीज़ें होती हैं जिससे लाइट आर पार निकल जाती है। लेकिन ना बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी देख रखी होंगी इस दुनिया में जिससे लाइट आर पार नहीं निकल पाती है। तो जिससे लाइट आर पार नहीं निकल पाती है उसे कहते हैं क्या? अपारदर्शक कहते हैं, उसे अपारदर्शक कहते हैं। जिससे लाइट अब दो चीज़ें हो सकती हैं, मेरी बात समझना, बहुत गौर से सुनना, कि जब लाइट आर पार निकल जाए उसे पारदर्शक, जब लाइट आर पार ना निकले पूर्णतः ब्लॉक तो उसे अपारदर्शक। जब लाइट कुछ एक ऐसी चीज़ें देख रखी होंगी आपने, जब लाइट का कुछ हिस्सा निकल जाता होगा और कुछ हिस्सा रुक जाता होगा उसे हम कहते हैं पारभाषक। उसे क्या कहते हैं? पारभाषक। मेरी बात समझ रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब लाइट का कुछ हिस्सा बाहर निकल जाए, जैसे कि आपने एग्जांपल मुझे एग्जांपल समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली आपने पेपर को देख रखा है, पेपर मतलब कागज़ की शीट को देखा होगा। कागज़ क्या आपने कागज़ की उस तरफ का देखा है? नहीं देख रखा होगा। लेकिन जब उस कागज़ के ऊपर तेल डाल दें या फिर ऑयली कर दें उसको, तो उसके आर पार आपने देख रखा होगा चीज़ों को, या फिर उसे भिंगा दें तेल से, तो वो आर पार ट्रांसपेरेंसी, हल्की ट्रांसपेरेंसी महसूस होने लगती है, जिससे लाइट जो है वो आर पार निकल जाती है। तो इस वजह से लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंसी शो करने लगती है, हल्की ट्रांसपेरेंसी, जिससे लाइट कुछ तो भाग निकल पाता है लाइट का, जिससे हमें दूसरे की तरफ की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। और इस वजह से क्या होने लगता है, उसे हम उस ऑब्जेक्ट को, उस मीडियम को, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पारभाषक कहते हैं। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। अब बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें PhD करने लायक, जो कि बता पा रहे हैं। उसके बाद हम प्रकाश की किरणों के बारे में बात कर लें। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? अगले 12 मिनट में मैंने कितना डिस्कस कर रखा है वो देख सकते हैं, हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लगभग 1 या 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर जो होगा वो निपट जाएगा आराम से, ईजिली हम देख सकते हैं। अच्छी तरीके से अगर ख़त्म करें तो इतनी अच्छी तरीके से ख़त्म जितनी हमने अभी ख़त्म करा है, इस हिसाब से भी देखा जाए तो भी हम आराम से इसको 1-1.5 घंटे में आराम से निपटा सकते हैं चैप्टर को। प्रकाश की किरण अगला देख लेते हैं। अगला हमारी हेडिंग क्या है? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट में इसमें लिखा है किसी समांग माध्यम, इसमें लिखा है देखो, अच्छा, किसी समांग माध्यम से एक बिंदु से देखना, एक बात बहुत गौर से सुनना, क्या लिख रखा है इसने, बहुत गौर से सुनना, क्या लिख रखा है इसने? किसी समांग माध्यम से प्रकाश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु से होकर तक प्रकाश की रुजरेखीय मार्ग से होकर जाता है, और उसे प्रकाश की एक किरण के जाने वाली दिशा को, मतलब जाने वाली दिशा की प्रकाश की किरणों को, समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। नहीं समझ में आया? पता नहीं सर जी ने क्या क्या बोल दिया बेसिकली। इसमें जो लिख रखा है वो कुछ टिपिकल लैंग्वेज है, हम थोड़ा सिंपलेस्ट वे में बता दें। प्रकाश की किरण कैसे कहते हैं? सिंपली सोर्स से लाइट निकली, सोर्स मतलब जहाँ से लाइट बन रही है वहाँ से लाइट निकली। देखो इधर देखना, स्क्रीन पर देखना, स्क्रीन पर देखना, जैसे कि ये लाइट है, ठीक है, ये यहाँ से लाइट सोर्स निकला, जैसे कि ये लाइट सोर्स, ये बैटरी मैंने लगाई और यहाँ से लाइट सोर्स निकला, और जहाँ पर पहुँचा जा करके वहाँ से एक सीधा मार्ग बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वाला, बिल्कुल सीधी लकीर खींचेंगे, उसे क्या कहते हैं? हम प्रकाश की किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। और अगर कभी भी प्रकाश की किरण, और ये बहुत छोटी छोटी होती है, मतलब बहुत एक पॉइंटिंग लाइक वेक्टर कह सकते हैं, पॉइंटिंग लाइक वेक्टर कह सकते हैं, बहुत हल्की सी, छोटी सी, इतनी पतली सी जैसे आप अज्यूम भी नहीं कर सकते, उतनी पतली सी लकीर को हम कह सकते हैं प्रकाश की किरण। और हाँ, अब मेरी बात समझना बहुत गौर से, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब ये सारी रेस जो है वो इकट्ठा हो जाती हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश पुंज। मतलब प्रकाश का समूह, प्रकाश की किरणों का समूह जो होता है वो कहलाता है प्रकाश पुंज, प्रकाश का झुंड जिसे कह सकते हैं हम। अगर हम सिंपली मतलब देहाती लैंग्वेज में बात करें तो प्रकाश के झुंड को प्रकाश का पुंज कहते हैं, समझ रहे हो? हाँ, प्रकाश के झुंड को क्या कहते हैं? प्रकाश का पुंज कहते हैं। अब प्रकाश के झुंड, अब देखना, प्रकाश के झुंड को कुछ भागों में डिवाइड किया गया, बस इसलिए है कुछ नहीं इस चैप्टर में। लाइट को समझना है, लाइट है क्या एक्चुअली में। तो लाइट क्या है, हमने लाइट के बारे में समझा, लाइट, उसके बाद लाइट के हिसाब से वस्तुओं को डिविजिबल किया, उसके बाद लाइट जो थी उसका मीडियम के बारे में समझा, उसके बाद प्रकाश की किरण के बारे में समझा, प्रकाश की किरण के हिसाब से प्रकाश की किरणों को कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में देख लेते हैं। प्रकाश की किरणें 3 तरीके की होती हैं, सबसे एक अभिसारी किरणें, और नंबर 2 अपसारी किरणें, और नंबर 3 समांतर किरणें। हम सबसे पहले अभिसारी किरणें देख लेते हैं। अभिसारी का मतलब, अभी का मतलब होता है एक पॉइंट। अगर जब बहुत सारी किरणें जब चलेंगी भैया, बहुत सारी किरणें अगर चलेंगी तो अगर सीधी रेखा में चलती हैं, बिल्कुल सीधी समांतर चलें, बिल्कुल सीधी, जिंदगी में कभी एक दूसरे को काटे ही ना,
तो क्या होती हैं, वो समांतर किरणें कहती हैं। लेकिन अगर कोई भी किरण अगर किसी भी एंगल पर झुक रही है तो पक्का वो किसी न किसी एक दूसरे को काटेगी जा करके। तो जहां पर सारी की सारी प्रकाश की किरणें मिल जाती हैं, बेसिकली एक दूसरे को काट जाती हैं, तो वहां पर एक पॉइंट बन जाता है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, उस पॉइंट अगर ऐसी रेस, उस पॉइंट को तो हम कहते हैं मतलब एक अभी पॉइंट, जैसे मतलब हम किसी भी प्रकाश जहाँ पर मिलता है उसे हम पॉइंट कह सकते हैं, उसे हम जहाँ पर लाइट में पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे हम कह सकते हैं फोकस पॉइंट कह सकते हैं उसे हम, कि लाइट का एक फोकस बनता है उसे हम फोकस पॉइंट कह सकते हैं। नया पॉइंट लेकर के आए आपके लिए तो उसे हम फोकस पॉइंट भी कह सकते हैं। तो वहाँ फोकस पॉइंट पर अगर कोई भी चीज़ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, बहुत सारी लाइट्स अगर प्रतीत हो रही हैं, तो मुझे क्या लगेगा कि ये लाइट्स कहाँ मिल रही हैं, एक पॉइंट पे मिल रही हैं। तो अगर लाइटों का एक बहुत बड़ा झुंड अगर एक जगह पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है या फिर मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उन तरीके की लाइनों को, उस प्रकार की लाइनों को हम कहते हैं अभिसारी किरणें। क्या कहते हैं, अभिसारी किरणें। और अभिसारी किरणें जब एक पॉइंट सोर्स से फैल रही हो उसका ठीक विपरीत, तो उसे अभिसारी किरणें कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होगी सारी। उसके बाद समांतर किरणें जो कभी एक दूसरे को काटे ना, उसे समांतर किरणें कह सकते हैं। बेसिकली सिंपल सी चीज़ें हैं। उसके बाद प्रकाश के कुछ लक्षण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बहुत गलती में बना ही लिए जाते हैं डेफिनेटली। यहाँ से बहुत ये 5 प्रॉपर्टीज आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बात हमने पहले भी बताई है, प्रकाश क्या है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी प्रकाश की चाल पता है कितनी होती है, प्रकाश निर्वात में भी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकती है लाइट। एक ऑब्जर्वेशन ली गई है, समझ रहे हो, मतलब 3 लाख किलोमीटर, मतलब तुम मतलब अजम्पशन लेके देखिए, मतलब एक हाइपोथेटिकली एक चीज़ सोचने की कोशिश करिएगा। 3 लाख किलोमीटर मतलब 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। जस्ट लाइट जो है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है निर्वात में। अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, वो उसके 1/n के हिसाब से वो हम अगले वाले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो लाइट क्या करती है, एक सबसे सिंपल सी बात, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा, लाइट जो है में भी 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है। लाइट एक सीधी सरल रेखा में ट्रेवल करती है। कभी आपने एक टॉर्च लगाई हो, उस टॉर्च में से कभी भी आगे चल करके ऐसा तो नहीं अचानक से टॉर्च का प्रकाश मुड़ जाए और दूसरी तरफ चलने लगे। भाई हम जिस तरफ पॉइंट करते हो उसी तरफ लाइट जाती है, वहीं से एक प्रकाश का पुंज निकलता है, वो सीधा चलता हुआ चला जाता है और जहाँ पर हम लगाते हैं वहीं पर पहुँचता है। तो बेसिकली हमें ये पता है कि लाइट एक एक्सपेरिमेंटली पता है कि लाइट एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद उसमें लग रखा है, अगला पॉइंट लग रखा है, ठोस तथा द्रव माध्यमों में प्रकाश के ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। ये बात लग रखी है, इसका परावर्तन जहाँ होगा, बेसिकली लाइट जो है वो एक प्रकाश का परावर्तन भी शो करती है, हम यूँ बात कर सकते हैं। और बेसिकली लिख भी रखा उन्होंने, सही बात। ठोस और द्रव माध्यमों के तलों पर प्रकाश का परावर्तन हमेशा कहाँ पर होता है, उसके तल पर ही होता है। तो ठोस और द्रव के तलों पर प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। उसके बाद अगला पॉइंट लग रखा है, यदि प्रकाश पारदर्शक माध्यम के एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में घुस जाए, ले रखा है उसमें कि यदि लाइट एक प्रॉपर्टी और है लाइट की। सबसे सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा, सबसे पहली बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती। तीसरा, सरल रेखा में ट्रेवल करता है। चौथा, प्रकाश का परावर्तन शो करती है। और चौथा, उसके बाद 5वां पॉइंट ये है, लाइट जो है वो प्रकाश का अपवर्तन शो भी कर सकती है। वो कहाँ करती है, वो हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करेंगे तब कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद छठा क्या है कि लाइट जो है वो दृश्य प्रकाश का, जो प्रकाश की किरणें जो है उसे हम प्रकाश की किरण कह सकते हैं सेम। तो जो दृश्य जो हम देख सकते हैं वो लाइट जो है वो बेसिकली लाइट जो है वो बहुत तरीके की हो सकती है जिसको हम देख भी सकते हैं। आज तक हम अच्छा हाँ इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम कि लाइट जो है वो आपने एक चीज़ देखी होगी, आपने एक चीज़ नोटिस कर रखी होगी कि लाइट जो है, मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा मेरी बात मैं बात कर रहा था वहीं पर बीच में बात को बोलने लगा, तो थोड़ा सुन लीजिएगा। बेसिकली मैं ना जब मैं फ्लो में आ जाता हूँ तो बहुत तेज़ी से बात करने लगता हूँ, बहुत तेज़ से बोलने लगता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में ना आए तो आप उसको थोड़ा स्लो कर सकते हो। उसके बाद नॉर्मल पर, मेरी वीडियो हमेशा नॉर्मल पर ही देखिएगा। आपने कभी ऐसा किया कि वीडियो को 1.5x पे कर लिया, फिर समझ में आया वही 1.5x वाली वो 2x पे चली जाती है अपने यहाँ मेरी वीडियो। तो दृश्य प्रकाश की अगर आपको लग रहा है तेज़ी है ये वीडियो, तो उसे आप कमेंट करके ये कह सकते हैं कि सब तेज़ी है। तो देख रहे हैं कितने बच्चों को लग रहा है कि वीडियो जो है वो तेज़ चल रही है, तो उसे हम थोड़ा स्लो करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं
कि दृश्य प्रकाश की किरण, एक और पॉइंट है, अगला पॉइंट, छठा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दृश्य प्रकाश की किरण जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। जो विजुअल स्पेक्ट्रम में से जो निकल के आता है उसे हम कहते हैं दृश्य प्रकाश की किरण, और वो जो होती है उसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद अगला, लाइट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम कह रहे हैं। लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा सकती है, डिफरेंस पैटर्न और पोलराइजेशन भी शो ऑफ कर सकती है। ये बेसिकली क्या है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, और इसके बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके बारे में हम क्लास में बात कर चुके हैं, और शायद उसका वीडियो तब तक मैं नहीं बनाता था, बट अभी जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर वीडियो का भी सिस्टम मैंने ओपन कर लिया, और जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे अवेलेबल करवाता हूँ। तो जो लोग हमसे क्लासरूम की तरह पढ़ाई करना चाहते हैं, बेसिकली क्लासरूम में किस तरीके से पढ़ाया जाता है उस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे इस चैनल पर जाइए, और वहाँ पर नीचे क्लास 10th का एक हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाने के बाद नीचे जाने के बाद आपको मिल जाएगा। तो हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। बेसिकली हम बीच में डिस्ट्रक्शंस में बहुत पड़ जाते हैं, तो आगे प्रकाश का परावर्तन देख लेते हैं। ठीक है, और बातचीत में इसलिए करने लगता हूँ क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, बातचीत करने से एक बॉन्डिंग बन जाती है। बेसिकली अगर तुम लोग ना, अगर मैं बातचीत करने लगूंगा तो थोड़ा बहुत आप लोग जो है वो मेरी तरफ थोड़ा अट्रैक्शन फील करेंगे, और जिससे आपका जो डिस्ट्रक्शन है वो थोड़ा टूट जाएगा, इधर उधर का जो है वो थोड़ा टूट जाएगा, और जिस कार्ड से हम दोबारा से अपनी लेंथ और लाइन पे आ सकते हैं ना। तो प्रकाश, अब नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। नया टॉपिक ही है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश, मैंने कहा था प्रकाश 5 तरीके के फिनोमेना उसको शो करती है। एक तो पोलराइजेशन, एक इंटरफेरेंस, और उसके बाद डिफ्रैक्शन, और उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का ये चैप्टर है बेसिकली, अब जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मस्ट आने वाला है। अब यहाँ से चीज़ों को आप यूँ समझ लीजिएगा, स्किप नहीं कर सकते, और बेसिकली मेजर पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट हो चुका है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट क्या करती है? जब लाइट प्रकाश का अपवर्तन कह रहा था मैं। जब लाइट जो है वो किसी ठोस या फिर द्रव, या यूं कह सकते हैं जब भी लाइट किसी चिकने तल के सरफेस पर टकराती है तो क्या करती है? तो वो जिस एंगल से टकराती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती है। आपने बचपन में कुछ ऐसा फिनोमेना जरूर कर रखा होगा, है ना, चित्र में जैसा कि दिख रहा होगा आपको, कि आपने कुछ ऐसा जरूर कर रखा होगा जैसा कि हमने अभी इसमें दिखा रखा है। तो लाइट जो है वो क्या करती है कि लाइट जिस एंगल से आती है उसी एंगल से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे हम जो एंगल आता है उसे हम आई कहते हैं, और जो एंगल जाता है उसे हम आर कहते हैं। और ये तल होता है जिसे हम यूँ कह सकते हैं मिरर भी कह सकते हैं। मिरर देख रहे हो, इसे हम मिरर भी कह सकते हैं, और ये एक मिरर की भांति कार्य कर रहा है। और आगे हम देख लेते हैं, और आगे और कुछ ऐसा फिनोमेना हम लोग कर चुके हैं पहले से ही। हम लोग बचपन में सब लोग इतने ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं कि हाँ, हम लोग करके ही पहले से ही बैठे होते हैं एक्सपेरिमेंट। तो क्या ही एक्सपेरिमेंट करवाया जाए, बचपन में ही कर चुके हैं तुम लोग तो, है ना। तो ये एक मीडियम है जो कि चिकना है, तल है इसका बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर क्या हो सकता है? लाइट का प्रकाश जिस मीडियम से आ रहा है और टकरा करके वैसा ही वापस लौट रहा है, तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। और इसकी एक बेसिकली न्यूटन ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, और न्यूटन ने ऑब्जर्व करने के बाद बेसिकली 2 नियम दिए इसके। और 2 नियम कौन कौन से दिए? देखो इसमें भी लिख रखा है, ऊपर लिखा है, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है। बहुत पॉइंटिंग है, पॉइंट करने वाली बात है, मेरी बात समझना बहुत गौर से। क्या लिख रखा है इसमें? जब लाइट, अबे यार इसमें ना हाईलाइटेड पॉइंट के लिए बता रहे हैं कौन सा कलर चुनना पड़ेगा मुझे, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो ग्रीन ही है भाई, इसका कलर कुछ देख लेते हैं भाई। कुछ कलर मैंने रेड कलर कर रखा है इसका, ठीक है। तो क्या है, जब लाइट क्या होती है? जब लाइट ब्लैक हो जा रहा है पूरा। जब लाइट, देखो क्या लिख रखा है इसमें, कितना गजब बात लिख रखा है इसमें। जो बात मैं बोल रहा हूँ वही लिख रखी है इसमें। जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो उसे हम, और टकरा करके प्रकाश का कुछ या संपूर्ण भाग प्रथम भाग में ही लौट जाता है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा,
इसमें एक बात पॉइंट करने वाली, एक नोट करने वाली बात है, एक सोचने वाली बात है। इसमें लिखा हुआ कुछ और संपूर्ण। कुछ भाग का मतलब क्या हुआ? कुछ, मेरा मतलब कुछ भाग का मतलब तब हुआ कुछ का मतलब ये हुआ कि लाइट जो है ना, वो बेसिकली ये क्या होता है, लाइट अगर किसी जो दूसरा वाला तल है वो अगर लाइट को एब्जॉर्ब भी करने लगा तो उसका कुछ ही भाग तो रिफ्लेक्ट हो पाएगा ना। अगर वो चिकना है और वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है, जैसे कि कांच, वो खुरखुरा वाला कांच, और उसको नीचे तरफ थोड़ी ही पॉलिश को हटा दिया जाए तो वो बेसिकली कुछ भाग एब्जॉर्ब भी करेगा और कुछ भाग रिफ्लेक्ट भी करेगा, जिससे हमें प्रकाश का अधिकांश भाग तो नहीं कह सकते, प्रकाश का जो है वो कुछ भाग अंदर जाएगा और कुछ भाग परावर्तन होकर लौटेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं लाइट कुछ भाग या फिर करे या फिर संपूर्ण करे। अगर बेसिकली लौटा रही है कुछ भी, अगर लाइट को लौटा रहा है, एक दो सिंगल कुछ भी अगर लाइट को लौटा रही है, एक भी लाइट को अगर लौटा रहा है, एक भी प्रकाश की किरण को लौटा रहा है, तो वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? उस लाइट के लिए प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश की किरण के लिए प्रकाश का परावर्तन हो रहा होगा बेसिकली। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? हाँ, इसके दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। प्रथम नियम कह रहा है कि प्रथम नियम देखना चाहे, न्यूटन ने इसके दो नियम दे रखे थे। प्रथम नियम क्या लिख रखा है? आपतित किरण, क्या लिख रखा है देखो ना अच्छा गौर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन जानते हो कौन? ये आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे साइन आई। यहाँ पर बेसिकली हम कह सकते हैं, आपने एक चीज देख रखी होगी, आपने इसको हम लिख सकते हैं, देखना एक बात गौर से मेरी बात, इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर आर। ठीक, इसको हम दोनों तरफ अगर साइन लगा दें तो साइन आई बराबर साइन आर कह सकते हैं। बेसिकली स्नेल के नियम से इसमें जिस मीडियम में से आता है उसका उसी में लौट जाता है। बेसिकली यहाँ पर भी स्नेल का नियम लागू होता है, लेकिन वही बात वो कट जाते हैं, कोई मतलब होता नहीं है उसका। तो ये भी स्नेल का नियम कह सकते हैं, बट है नहीं, है स्नेल का नियम, बट इसमें जो एन की वैल्यू है वो जो है वो बना रही है, सापेक्ष अपूर्णांक बना रहा है, इस वजह से तो यूँ कह सकते हैं। तो इसलिए वो चीज़ जो है वो वैसे की वैसी प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण की। अगर हम दर्पण पढ़ चुके हैं तो हम गोलीय दर्पण की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम थोड़ा गोलीय दर्पण की बात कर लेते हैं। आपने दर्पण देख रखा होगा, दर्पण किसे कहते हैं? सबसे पहली बात पॉइंट करने वाली बात, दर्पण किसे कहते हैं, उसके बाद गोलीय दर्पण पे आते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? अगर किसी भी दर्पण का मतलब होता है किसी भी चिकने तल के या फिर किसी भी कांच के एक तरफ पॉलिश कर दी जाए और जिससे क्या हो, प्रकाश का परावर्तन शो होने लगे, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। या फिर जहां भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा होता है, जहां भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा होगा डेफिनेटली वो दर्पण की तरीके से, दर्पण की भांति कार्य कर रही हो, चाहे वो कांच का हो या ना हो। जहां भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा होगा, पानी में प्रकाश का परावर्तन होता है, हाँ होता है, वो दर्पण की तरीके से कार्य करेगा। समझ रहे? जहां भी बात समझ में आ रही होगी सर? हाँ, तो अगर गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण क्या होता है? अगर गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है? गोलीय दर्पण जो होगा, अगर वही जो दर्पण जो है वो अगर समतल है, सीधा है, तो उसे तो हम कहेंगे समतल दर्पण। क्या कहेंगे? समतल दर्पण। और अगर वही दर्पण कैसा है? गोल है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। जैसे कि पानी के लिए क्या हम ले सकते हैं? पानी के लिए बूंद ले सकते हैं। अगर हम बूंद कहेंगे तो बूंद तो भाई गोल होती है ना, तो उस पर अगर एक छोटी सी बूंद है, उसे थोड़ा जूम करके बड़ा देखिए। अगर पानी का प्लेन सरफेस देखा होगा आपने, पानी कुंड मतलब कहीं भी आपने भरा हुआ झील में पानी भरा हुआ देखा होगा, वहां तो आपने प्रकाश का परावर्तन इजीली देख लिया होगा। अगर पानी उसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो क्या बूंद में प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है भाई? अगर हो सकता है तो बूंद तो भैया गोल होती है, और बूंद अगर गोल होती है तो जहां पर प्रकाश का परावर्तन गोलीय तलों पर होता है, किस पर होता है? गोलीय तलों पर, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। सिंपल सी बात है, पीएचडी नहीं कर रखी है, करनी है मुझे, क्या करना है मुझे सिर्फ समझना है, और समझने के लिए मुझे गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण की परिभाषा के लिए मुझे क्या देखना है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है? गोलीय तलों पर। हमें यहाँ पर लिख दें थोड़ा, गोलीय तलों पर प्रकाश
एक मिनट, का परावर्तन। अगर इतनी बात समझ में आई है तो इसे कर दें हम बॉक्स में बंद। बस ये बात आपको मोटा मोटी याद रखनी है और कुछ भी नहीं याद रखना है। गोलीय तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, ये कितने तरीके के होते हैं? ये 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? ये 2 तरीके के होते हैं। ये कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। कौन कौन से? एक तो उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अच्छा, ये बात हमें थोड़ी, अगर इसको थोड़ा होल्ड पर कर दिया जाए, इसको थोड़ा साइड में हटा दिया जाए, मैं सिंपली आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि दर्पण कितने तरीके के होते हैं? दर्पण के प्रकार बता दो एक बार मुझे। अगर आप लोगों ने दर्पण के प्रकार 2 बताए हैं तो मैं ये पूछूंगा कौन कौन? शायद जवाब होंगे उत्तल दर्पण और सर जी अवतल दर्पण। भैया एक और होता है, समतल दर्पण नहीं होता है क्या? होता है समतल दर्पण। ये कहाँ जाएगा फिर? समतल दर्पण। भैया समतल दर्पण भी तो दर्पण होता है। तो अगर कोई पूछे दर्पण कितने तरीके के होते हैं, तो 3 तरीके के। कौन कौन से? उत्तल, अवतल और समतल। कौन कौन से? उत्तल, अवतल और समतल। 2 तरीके के बता रहे हो। अगर कोई कह रहा ना मुझे 2 ही बताने हैं, तो भैया 2 भी बता लो। लेकिन 2 बताने के लिए मुझे उत्तल और अवतल नहीं बताना पड़ेंगे। मुझे ये बताना पड़ेगा कि समतल दर्पण और उत्तल और अवतल को मिला करके कह देंगे हम क्या? गोलीय दर्पण। क्योंकि गोलीय दर्पण ही तो क्या है? उत्तल और अवतल है। तो अगर मुझे 2 आंसर बताने हैं, कोई पूछे कि दर्पण कितने तरीके के होते हैं, तो मैं अगर ये जवाब दे रहा हूँ 2, तो मुझे गोलीय और समतल को कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर 3 बता रहा हूँ तो उत्तल, अवतल और समतल कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण कितने तरीके के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 तरीके के, उत्तल और अवतल। अच्छा, उत्तल किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण। इसे मैं थोड़ा साफ कर दूँ, उसके बाद आगे डिस्कशन करूँगी। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा यही जो चीज़ है ना वो थोड़ा ऊपर बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, जो कि आप लोग भूला नहीं। तो दर्पण जो हैं वो 3 तरीके के, समतल और गोलीय। और गोलीय के 2 पार्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं उत्तल और अवतल। ठीक है, हाँ, इसको कहते हैं प्लेन और इसको कहते हैं कर्व और इसको कहते हैं हम कॉन्वेक्स और इसको कहते हैं कॉनकेव। ठीक है, ये कुछ मिरर्स होते हैं। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? क्या है उत्तल दर्पण? उत्तल दर्पण कुछ नहीं है। जब भी आप क्या करें, अगर गोलीय दर्पण होगा, उत्तल दर्पण क्या है? गोली, किसी भी गोलीय दर्पण का कटा हुआ हिस्सा होगा। गोलीय दर्पण लो और उसका ये वाला हिस्सा क्या करो, आप साफ कर दो। मैंने लिया इरेजर, और देखना अच्छा क्या करा मैंने, इरेजर लिया और इसको मैंने यहाँ से किया साफ। बेसिकली था तो ये गोला ही। अब गोले को, इतने को मैंने हटा दिया काट करके अलग। अब जो ये बचा, यही तो बचा, यही तो गोलीय दर्पण है। अगर ये गोलीय दर्पण है तो इसके अगर बाहरी तरफ पॉलिश कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? बाहरी तरफ पॉलिश, तो बन जाएगा अवतल। क्या बन जाएगा? अवतल। अगर किसी भी गोलीय दर्पण के अंदर साइड पॉलिश कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। तो उत्तल और अवतल समझ गए हो तुम लोग। अब उसके बाद हम थोड़ा अब अगर ये दर्पण समझ गए तो इनके संबंधित कुछ परिभाषाएं उनको देख लेते हैं। दर्पण अगर है तो उसका कुछ ध्रुव भी होगा। गोलीय दर्पण की बातें हो रही हैं यहाँ पर। दर्पण का कुछ पोल भी होगा। तो पोल किसे कहते हैं? तो लिखा हुआ गोलीय दर्पण के अपवर्तक तल तथा अपवर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का पोल कहते हैं। कैसे? जैसे कि ये है, यहाँ पर इन्वर्टर बंद कर देना, आवाज करने लगा। बटन हाँ, बोलो नहीं। ठीक है, जाओ तुम। अब तुम्हें क्या बात करनी है? सबसे पहले मेरी बात गौर से सुनना बहुत, कि अगर जहां पर भी प्रकाश जो है, प्रकाश का परावर्तन होता है, जहां पर भी प्रकाश का परावर्तन होगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो,
तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, दर्पण का पोल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दर्पण का पोल, या फिर दर्पण का ध्रुव कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। या फिर मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष जो होती है वो दर्पण को जहां पर भी काटती है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष होती है, तुम लोग जानते ही हो ना, मुख्य अक्ष। तो इनके बारे में क्या ही बताएं, दर्पण का ध्रुव जानते हो। वक्रता केंद्र आप जानते हैं, वक्रता है, कोई ये दर्पण है तो ये अगर केंद्र रहा, अगर ये दर्पण है तो अगर कोई ये दर्पण है, कौन सा भी दर्पण है, तो ये केंद्र रहा होगा कभी भी अपनी जिंदगी में। अगर ये केंद्र रहा होगा तो उसका केंद्र क्या कहलाता है हमारे लिए, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अगर वक्रता केंद्र कहलाता है तो बस और कुछ है ही नहीं। अब देख लीजिएगा, और हाँ, वक्रता केंद्र से डाली गई कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण पर हमेशा कैसी काटती है, अभिलंब काटती है, उसके अभिलंब पर, अभिलंब तक काटती है, वो कहीं भी लौटेगी नहीं। बेसिकली अपवर्तन करने के बाद अपने मार्ग पर ही लौट के आएगी। इसके बारे में पीएचडी बाद में करना, बस ये सान लो कि होता है। अब देख लो वक्रता त्रिज्या के बारे में, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है वक्रता त्रिज्या के बारे में। जैसे अगर कोई ये दर्पण है, कोई भी अगर ये दर्पण है, ठीक, अगर ये कोई भी दर्पण है तो क्या करना है, मुझे मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण डालनी है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण डालेंगे, एक मिनट, वक्रता त्रिज्या की बात हो रही है ना, तो ये तो छोड़ ही दो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर ये इसका कुछ केंद्र रहा होगा, ठीक है, अगर ये वक्रता दर्पण, अगर ये दर्पण है, अगर ये दर्पण है तो ये अपना कभी भी गोला रहा होगा और इसका होगा एक केंद्र। अगर इसका केंद्र होगा तो उस केंद्र से लेकर के दर्पण के ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और इस त्रिज्या को ही क्या कहते हैं हम, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बस कुछ है नहीं इसमें, वक्रता त्रिज्या वही लिखा रखा है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कैसे कहते हैं, मैंने बात ही कर रखी है। कोई भी दर्पण से काटने वाली, कहाँ से, सेंटर से, और दर्पण से काटने वाली प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, मुख्य फोकस एवं फोकस कैसे कहते हैं, हाँ ये बात अच्छी है, इसको थोड़ा आप समझ लीजिएगा। जैसे ये अगर कोई दर्पण है, अगर यहाँ पर एक सेंटर रहा होगा, मुझे क्या करनी है, एक वस्तु को डालना है, प्रकाश की किरण उसके समांतर डालनी है, और प्रकाश के परावर्तन के पश्चात क्या, जब भी क्या लग रखा है इसमें समझने वाली, देखो ना, मुख्य फोकस कैसे कहते हैं। क्या कर रहा है, दर्पण है, उस दर्पण से क्या करना है मुझे, उसके क्या करना है, उस दर्पण के समांतर एक प्रकाश की किरण डालनी है, और परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे काटती है, किसे, मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे काटती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। सिंपल सी बात याद रखनी है भैया, मुख्य अक्ष है, उसके समांतर है एक प्रकाश की किरण, जब दर्पण पर डालते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात वो क्या करती है, प्रकाश के परावर्तन के पश्चात नीचे ही जाएगी वो, है ना, प्रकाश के परावर्तन के पश्चात वो नीचे जब जाएगी तो जिस पॉइंट को काटती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। अब फोकस, हाँ वही बात कर रहा है, फोकस। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी। फोकस दूरी कैसे कहते हैं, कुछ नहीं, हमने एक दर्पण बनाया, वहां से समांतर हमने एक प्रकाश की किरण डाली, क्या डाली, प्रकाश की किरण डाली, और क्या है, फोकस से काटेगी तो एक फोकस पॉइंट को काटेगी, है ना, ये सेंटर समझ लीजिएगा, और इसे हम फोकस कहेंगे। इस फोकस से लेकर के इस पी पोल, जिसे हम पोल कहते हैं, इस पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और हाँ, ये वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, ये एक चीज ध्यान रखना, हमेशा फोकस दूरी क्या होगी, हमेशा फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, आधी होगी। कैसी होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी, ये आर होगी। और आर और एफ में रिलेशन पता क्या है, ये रिलेशन है एफ और आर में। हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी ही होती है फोकस दूरी, डेफिनेटली उसे काटना ही काटना है आधी दूरी पर। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, गोले दर्पणों की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध कुछ नहीं, एफ बराबर आर बाई टू, जो अभी हाल चला के बताया मैंने, एफ बराबर आर बाई टू, यही होता है रिलेशन, बस कुछ नहीं है, दुगनी होती है। वस्तु तथा प्रथम, अगर वस्तु के बारे में समझ गया है तो प्रथम वस्तु क्या होता है, जहां से प्रकाश जो है वो चलता हुआ, जहां से प्रकाश का सोर्स निकले, बेसिकली चलता हुआ प्रकाश, जहां से प्रकाश जो है चलता हुआ दर्पण पर टकराता है जाकर के, उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे कहते हैं, जहां से वस्तु से बेसिकली वस्तु से दर्पण तक, वस्तु से प्रतिबिंब, वस्तु से लाइट कहां जाएगी, दर्पण तक, दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन के पश्चात जाती हुई प्रकाश की किरण, बेसिकली इधर इधर, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ऐसे जैसे कि ये एक कॉनकेव मिरर है, क्या है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, मैं थोड़ा ना इसको ना अच्छी तरीके से बना लेता हूँ, है ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगता है फिर।
अब बना है अच्छा। हाँ, अब क्या करते हैं हम, अब जब अच्छा बना है थोड़ा और अच्छा बना लें। अब हम क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण को डालते हैं। जब प्रकाश की किरण को डालते हैं तो परावर्तन पश्चात लौटेगी लौटेगी। ठीक है, वस्तु रखी है यहाँ पे, क्या रखी है, वस्तु, ये है वस्तु। अगर वस्तु यहाँ रखी है तो क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, परावर्तन के पश्चात लौट के आएगी। अब मुझे दूसरा काम पता क्या करना है, हमेशा हमेशा ही ऐसा होना है, वस्तु सेंटर से और फोकस से, यहाँ से वस्तु प्रकाश की किरण डालेंगे तो दर्पण पर टकराने के बाद कहाँ क्या होगा, उसका प्रकाश का परावर्तन होकर के वापस लौट के जाएगी। जिस पॉइंट को काटते हैं उसे फोकस पॉइंट कहते हैं। दूसरा काम मुझे देखो, मुझे ना इमेज बनाने के 2 पॉइंट बड़े काम करने पड़ते हैं। सबसे पहला बड़ा काम मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम मुझे सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन करवाना है। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, उसे लाइट को कहाँ डालना पड़ेगा, मुझे दर्पण पर डालना पड़ेगा। और जब दर्पण पर डालना पड़ेगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश का परावर्तन होने के बाद लाइट जो है वो लौट के चली जाएगी। दूसरा मुझे काम क्या करना है, दूसरा मुझे काम करना है कि लाइट को, वही लाइट को अभी मैंने कहाँ डाला था, दर्पण पे, अब उसी लाइट को मुझे कहाँ डालना है, उसी लाइट को मुझे सेंटर से होकर गुजारना है। कहाँ से, सेंटर से। अब मुझे ये लाइट है यहाँ से लेकर के सेंटर, ये रहा, यहाँ से लेता हुआ ऐसे मुझे जाता हुआ कहाँ पर, सेंटर पे ले जाते हुए ले जाना है। और जहां पर भी उस प्रकाश के परावर्तित होती हुई किरण को काटेगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, उसे इमेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इमेज, बेसिकली प्रतिबिंब कहते हैं। और ये प्रतिबिंब 2 तरीके के होते हैं। इन्हें प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, 2 तरीके के प्रतिबिंब होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब और एक वास्तविक प्रतिबिंब। जब ये जो लाइट है आपको वास्तविकता में काटते हुए नजर आए ना, ये जो है ये वास्तविकता में काट रही है, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जब भी ये लाइटें जो है कैसी काटें, आभासी, मतलब ये प्रतीत हो रही हो, काटेंगे जिंदगी में कहीं भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये जो लाइट है वो आभासी, वो प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दे दो सर जी, मुझे समझ में नहीं आया। आभासी प्रतिबिंब का एग्जांपल समझ लेते हैं, इधर साइड देख लो। अच्छा, कैसे, जैसे कि ये एक दर्पण है, अब मैंने क्या करा, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, क्या है, अवतल दर्पण। और मैंने इधर साइड से, क्योंकि अवतल दर्पण है तो वस्तु को इधर साइड रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और इसका वक्रता का त्रिज्या, वक्रता केंद्र किधर साइड होगा, यहाँ पर। ये अगर वक्रता केंद्र है तो यहाँ पर क्या होगा, फोकस इसका, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात कैसे लौट के जाएगी, ऐसी। ठीक, अब यहाँ से मुझे वास्तविकता में तो नहीं जा रही है, ये काटेगी कहाँ पे, यहाँ पे, वास्तविकता में तो नहीं, लेकिन आभासी में काटते हुए जाएगी ना। और क्या ये प्रकाश के परावर्तन के पश्चात जो लाइट गई है वो वाली लाइट, प्रकाश के परावर्तन के पश्चात जो लाइट गई है वो वाली लाइट, और सेंटर से होते हुए जाती हुई प्रकाश, अगर ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर, तो क्या करना है मुझे, इस सेंटर से होते हुए जाती हुई एक प्रकाश की एक और लाइन खींचनी है मुझे। क्या, एक और लाइन खींचनी है। अब वो लाइन मैं तो ऐसे खींच नहीं पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा हेल्प लेनी पड़ेगी इससे। ठीक है, तो यहाँ से होती हुई और सेंटर तक, यहाँ से होती हुई सेंटर तक एक और लाइन खींचनी है मुझे। और ये लाइन बेसिकली, मुझे एक बात बताओ, क्या ये लाइन यहाँ के बाद अंदर जाएगी, नहीं जाएगी, तो ये डॉट 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 होती हुई जाएगी। तो उस डॉट डॉट को दिखा दूं मैं कैसे, ये डॉट 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 होती हुई जाएगी, है ना। अगर ये डॉट डॉट होती हुई जाएगी, अगर ये डॉट 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 होती हुई जाएगी तो ये वास्तविकता में तो नहीं मिल रही है ना, ये वास्तविकता में नहीं मिल रही है, आभासी में मिल रही है। देखो कैसे, जैसे कि प्रकाश जैसे यहाँ पे जाएगी तो ये कैसा जाएगी, ये परावर्तन करते हुए ऐसे जाएगी, ऐसे देखना बहुत गौर से। हाँ, ये तो सीधा ही चली जाएगी ना। तो ये क्या कर रही है, ये आगे इधर साइड का परावर्तन करेगी तो उसी मार्ग पर लौट जाएगी, है ना। अगर ये उसी मार्ग पर लौटेगी तो एक चीज देख लो मेरी बहुत गौर से, एक मिनट, उसी मार्ग पर लौट के अगर जाएगी तो मुझे, मेरी एक बात समझ लो बहुत गौर से, अगर ये उसी मार्ग पर लौट के जाएगी तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जिंदगी में कभी मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। इधर आगे तो कभी नहीं मिल सकती है, इधर भी कहीं भी चली जाए तभी नहीं मिल सकती है। लेकिन इधर साइड अगर पीछे में इनको अगर मिलाने की कोशिश करूँ तो एक जगह होगी जहाँ मिल जाएंगी, तो जहाँ मिलेगी वहीं पर इसकी इमेज बनेगी। तो ये वास्तविकता में तो नहीं मिल रही थी, क्या ये वास्तविकता मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। लेकिन ये वाली जो लाइन थी वो वास्तविकता मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। लेकिन इनको मैंने जबरदस्ती मिलाया तो क्या हुआ, तो ये मिल गई। और जब ये जबरदस्ती नहीं मिली, वास्तविकता में नहीं मिली, तो ये मैंने जबरदस्ती मिलाई तो ये आभासी मिली जाकर के, और जिसे हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो बना बेसिकली, परावर्तित वाली किरण और सेंटर वाली किरण दोनों मिल गई हैं आपस में, चाहे वो आभासी में ही क्यों मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो 2 तरीके के प्रतिबिंब होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब और एक वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हम देख चुके हैं। ये लिंक है जहाँ से हम जान सकते हैं कहाँ से प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो वो हम सिमुलेशन वाला लिंक है जो कि आप चला के देख सकते हैं। और मैं किसी दिन चला के दिखाऊंगा, अभी तो 1 शॉट है तो। और ये इमेजेस कहाँ पर रखें तब कैसा बनता है उसके बारे में चर्चा करी गई है, कहाँ पे कौन सी वस्तु कहाँ पर रखें तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
तो थोड़ा ही गर्मी हो रही है तो थोड़ा थोड़ा आराम कर लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी तो अब थोड़ा और रह गया है, कितना रह गया है कि बस ज़्यादा नहीं कुछ बचा है, थोड़ा दो दो और बचा है। लगभग 1 घंटे में, ये घंटे 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। उसमें लिख रखा है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। अवतल दर्पण को कहाँ रखा जाए तो कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेसिकली। तो आप चाहे ऐसे ही रख सकते हैं, है ना, मैं बता चुका हूँ बेसिकली। आप ऐसे रख सकते हैं जैसे कि इसमें लिख रखा है, इसमें कहा है कि अगर वस्तु को अनंत पर रखना है, कहाँ पे, अगर वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत पे, और फोकस को कहाँ रखना, और प्रतिबिंब की स्थिति फोकस बनेगी। वस्तु को अनंत पर रखना और प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस पे, और कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का, मतलब बहुत छोटा बनेगा बिंदु के आकार का, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये भी कह रहा है, देख रहे हैं हम करके देखें थोड़ा, हाँ देख रहे हैं कि ये है। और वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, हम अनंत पर रख रहे हैं, कहीं पर अनंत पर रख रहे हैं वस्तु को। और उसके बाद ये है माना कि सेंटर, और ये है फोकस, ये है फोकस, ये है सेंटर, और वस्तु को अनंत से लाया जा रहा है, कहाँ से, अनंत से, और प्रकाश का परावर्तन के पश्चात फोकस से होते हुए जाएगी लाइट, ठीक है, बात समझ में आई है। अगर मुझे यहाँ पर ये वस्तु यहाँ नहीं रखी है, इसको अनंत पे लाना है, तो अनंत से तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी ना, और ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हो जाएंगी तो ये पक्का कहाँ काटेंगे जाकर के, अगर अनंत पे मैंने अगर रख दिया किसी भी वस्तु को, तो वो बेसिकली ये लाइन और ये लाइन अनंत पर रख दिया, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल इकट्ठी हो जाएंगी ना, अनंत पे तो इकट्ठी हो जाती हैं। तो चाहे हम यहाँ से लाएं चाहे यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ से तो कभी काट नहीं सकती है, यहाँ से काट सकती है, तो यहाँ से काटेगी जाकर के, तो यहीं पे काटेगी ना फोकस पे। तो एक्चुअली में ये वाली लाइन कहाँ काट रही है, ये वाली लाइन देखो, अच्छा ये वाली मुख्य वाली लाइन कहाँ काट रही है, यहाँ पे, तो फोकस पे ही काट रही है। देखो प्रतिबिंब इस पर भी क्या लिख रखा है, फोकस पे काटेगी। तो इसी तरीके की अगर हम अगर वक्रता केंद्र से दूर रख रहे हैं प्रतिबिंब को, तब कहाँ बनेगी जाकर के प्रतिबिंब, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो अच्छा, उन्होंने कहा रखा है कि वक्रता केंद्र से अगर हम वस्तु को रखें तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। देखो एक बार हम चेकआउट करके देख रहे हैं, ये है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से दूर रखी है वस्तु को, और प्रतिबिंब का इसका परावर्तन करवाएंगे, परावर्तन के पश्चात यहाँ लौटेगी लाइट, और उसके बाद मैं काटूंगा ऐसे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मेरा प्रतिबिंब बनेगा फोकस और सी के बीच में। देखो अच्छा कहाँ बन रहा है, छोटा बनेगा, और इन्होंने कहा जगह नहीं बताई है, वो मैं बता रहा हूँ कि छोटा बनेगा, और हाँ ये छोटा भी बनेगा, ये बात ही पता है, छोटी बनेगी इमेज, और नहीं मानते आप बना के देख सकते हो, छोटी बनेगी, और ये कहाँ बनेगी, फोकस और सी के बीच में बनेगी, और उल्टी बनेगी। देखो उल्टी बनी है, ये सीधा है तो ये उल्टा है, वास्तविक बनेगी, यहाँ वास्तविक में मिल रही है, वास्तविक बनेगी। इसी तरीके से अगर सी पर रख लो तो समान आकार का बिल्कुल यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा आकर के, और वक्रता केंद्र पर बनेगी प्रतिबिंब, और उल्टी बनेगी और वास्तविक बनेगी। इसी तरीके से एफ और सी के बीच में रखेंगे तो बहुत बड़ेगी बनेगी जाकर के, और आभासी मतलब बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी बनेगी जाकर के। और इसी तरीके से फोकस पर रख दो तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा जाकर के, और उल्टा बनेगा, आप रख के देख सकते हो। इसी तरीके से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बहुत पसीना निकल रहा है, लाइट है नहीं, और इन्वर्टर डाउन हो चुका है, तो उस वजह से। अब देखते हैं इसके बारे में देख लेते हैं कि फोकस दूरी और दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में रिलेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज देख लें कि दर्पण से लेकर के वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की डिस्टेंस को क्या कहते हैं। दर्पण से लेकर के, जैसे ये दर्पण है और जहां पर भी वस्तु रखी जाती है तो उसकी दूरी को हम क्या कहते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम कहते हैं उभी, और फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब तीनों में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन देख लीजिएगा। रिलेशन होता है 1/f बराबर 1/OV प्लस 1/u। ये कैसे आता है इसके बारे में नहीं बात करेंगे, बस इससे कुछ सवाल होते हैं जो कि हम देख लेते हैं, ठीक है। और हाँ, इनके कुछ चिन्ह माप, ये जो दूरियां उरियां नापने के कुछ नियम्स होते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। हमें कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस लेना है, तो उसके लिए हमेशा रेफरेंस पॉइंट, मेरी बात ध्यान रखना, मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ। अगर आपको हमेशा दर्पण ऐसे ही बनाने हैं, मेरी बात समझ रहे, हमेशा दर्पण ऐसा ही बनाना, अगर उत्तल दर्पण बनाना है, उत्तल दर्पण, तो इधर साइड पॉलिश कर दें, ठीक है, और वस्तु को इधर साइड रख दें। और अगर अवतल दर्पण बनाना है तो प्रतिबिंब की पॉलिश इधर साइड कर दें। दर्पण ऐसा ही बना रहने देना, कर्व ऐसा ही रखना, तभी ये चिन्ह प्रपाटी काम करेगा, वरना ये गलत हो जाएगा। मेरी बात ध्यान रखना बहुत गौर से। और
ये ऐसा ही रखना और उसके बाद बस्ट को इधर साइड रखना और उसके बाद चिन्ह परिपाटी को एक बार बहुत गौर से सुन लेना। बस मैं क्या कह रहा हूँ देखना अच्छा बहुत गौर से। मैं चिन्ह परिपाटी जो बता रहा हूँ वो इसी रूप में लागू होंगे। वो चिन्ह परिपाटी कैसे होंगे लागू वो देख लें एक बार। कैसे कि अगर मैं कुछ कर्वेचर बना रहा हूँ, देखो कर्वेचर, मैं कर्वेचर बना रहा हूँ जैसे कि ये, ठीक है, और इसको रेजर से साफ कर लें, ठीक है, और ये रहा बेसिकली इसका ये, और एक ऊपर तक कर दें, सेंटर तक, है ना। ये कुछ इस तरीके से। अब देख लो एक बात बहुत गौर से, बहुत गौर से देख लो एक बात बहुत गौर से। कैसे, अरे यार क्या हो गया, ठीक है। अभी अभी अगर ये दर्पण है कोई, ठीक है, तो इधर साइड वाली दूरियां सभी की सभी कैसे नापी जाएंगी, नेगेटिव में। इधर साइड वाली दूरियां किसमें नापी जाएंगी, नेगेटिव में। और इधर साइड वाली दूरियां कैसी नापी जाएंगी, पॉजिटिव में। और इधर साइड वाली दूरियां कैसी नापी जाएंगी, पॉजिटिव में, ठीक है। ऊपर से नीचे की दूरियां किसमें नापी जाएंगी, निगेटिव में, चाहे यहां पर भी निगेटिव में। ऊपर वाली दूरियां किसमें नापी जाएंगी, पॉजिटिव में। ऊपर वाली दूरियां किसमें नापी जाएंगी, पॉजिटिव में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो जहां भी जो भी चीज रखी होगी वो आपकी बिल्कुल सही। अगर मुझे उत्तल दर्पण बनाना है तो यहाँ पॉलिश कर दीजिए, और अवतल दर्पण बनाना है तो मुझे बारह साइड पॉलिश कर दीजिएगा। बात समझ में आई होगी शायद। बस उसके बाद रेखीय आवर्धन को देख लेते हैं। तो रेखीय आवर्धन कुछ नहीं है, इसको एम से प्रदर्शित करते हैं, और ये आई अपॉन ओ का क्या होता है, रेशियो होता है, जिसमें आई जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और ये होती है वस्तु की लंबाई, ठीक है। ये होता है, उसमें एक और रिलेशन होता है, आई अपॉन ओ बराबर जितना होगा उतना ही ओ वी अपॉन यू होता है, ठीक। बस इतनी बात याद रखना और उसके बाद चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो आज के इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है पहले से ही कभी भी, तो थोड़ा हम पहुंच लेते हैं अपने वहीं पर, हमने क्या क्या डिस्कशन कर रखा है इसमें। तो हाँ, आज का ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। मैं अपनी पेन को रख रहा हूँ। तो बेसिकली आज की वीडियो में क्या था, हमने प्रकाश के परावर्तन को कंप्लीट कर रखा है, और अब क्या करना है मुझे, अब मुझे मतलब आपको बताना है कि इस वीडियो को तुम्हें कितना समझ में आया कितना नहीं आया। बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के पास सेंड कर देना कि मुझे भी अगर एक चैप्टर को, अगर इस चैप्टर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कंप्लीट कराना है तो किस तरीके से। इसमें मैंने छोटी से लेकर के बड़ी चीज़ें सभी की सभी डिस्कस कर रखी हैं, और देख सकते हैं आप पसीना कितना निकल रहा है। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और विज्ञान को ना थोड़ा फील करके पढ़ा करिएगा, और आगे के धीरे धीरे इस चैनल से जुड़े रहिए, और एक्सपेरिमेंट करते हुए मैं आपको पढ़ाता रहूँगा इसी तरीके से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।